हाई स्कूल के वे स्टूडेंट जो मैथ सब्जेक्ट के लिए NCERT की बुक का यूज़ करते हैं उन्हीं के लिए यह प्रश्न है। और यह जो प्रश्न है वो द्विघात समीकरण चैप्टर से संबंधित है। प्रश्न में क्या है कि एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है और इसका क्या ज्ञात करना है, मूलों की प्रकृति। अब क्या है कि मैं यहाँ एक बात स्पष्ट करना चाहूँगा कि पेपर में ज़्यादातर मूलों की प्रकृति यह तो पूछा ही जाता है, लेकिन कभी कभी इसको थोड़ा चेंज भी कर दिया जाता है। जैसे पूछा जाता है कि मूलों के लक्षण ज्ञात कीजिए, तो यहाँ एक है बात कि इस प्रकृति की जगह पर कभी कभी पेपर में चेंज कर देता है, वहाँ लक्षण शब्द यहाँ पर प्रकृति की जगह लक्षण शब्द दे देता है। तो उसमें क्या है कि आपको जैसे मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है, तो उसमें अगर यह पूछ दिया जाए कि मूलों के लक्षण ज्ञात कीजिए, तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसके दो आंसर हो जाएंगे। इसका मतलब यह है कि आपसे जो है सवाल में एक ही प्रकार का आंसर पूछा जा रहा है। मतलब अगर प्रश्न पत्र में मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए या इसके जगह पर लिखा हो कि मूलों के लक्षण ज्ञात कीजिए, तो आपको आंसर केवल एक ही देना है। एक ही मतलब बिल्कुल सेम ही आंसर देना है, आंसर में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। तो बस क्या है, कभी कभी यह ज़्यादातर प्रकृति की जगह पर लक्षण शब्द का उपयोग कर देता है पेपर में। अब क्या है कि एक इस प्रकार का द्विघात समीकरण दे देता है। अब इसका मूलों की प्रकृति हमें ज्ञात करनी है, तो सबसे पहले क्या करना होता है कि जो भी किसी भी प्रकार का अगर द्विघात समीकरण जो दिया गया हो उसकी तुलना हमें सबसे पहले सर्वप्रथम मानक या व्यापक द्विघात समीकरण से करनी होती है। अब मानक या व्यापक द्विघात समीकरण होता क्या है, तो मैं यहाँ पर पहले लिख दे रहा हूँ फिर क्लियर कर दे रहा हूँ। तो यहाँ सबसे पहले तो लिख देंगे कि दी गई समीकरण की तुलना, यहाँ से लिख देंगे दी गई समीकरण की तुलना समीकरण की तुलना अब किससे करनी है, तो व्यापक या मानक द्विघात समीकरण से। तो लिख देंगे व्यापक या मानक द्विघात समीकरण। अब क्या है, व्यापक द्विघात समीकरण या मानक द्विघात समीकरण को हम यहाँ स्पष्ट लिख देंगे कि क्या होता है कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये आपका क्या है कि व्यापक या मानक द्विघात समीकरण यह कहलाता है। तो आगे लिख देंगे तुलना करनी है तो से ने पर। अब क्या है, एक बात यहाँ पर और हम स्पष्ट लिख दें तो बहुत बेहतर होता है। हम यहाँ एक एक्स्ट्रा लिख सकते हैं कि a इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब इसका मतलब क्या है, मैं शुरू से क्लियर कर दे रहा हूँ कि सबसे पहले तो यह लाइन लिख देंगे कि दी गई समीकरण की तुलना, मतलब कि प्रश्न में जो समीकरण दिया गया हो उसी के बारे में सबसे पहली लाइन लिख देंगे। क्या लिख देंगे कि इसी के बारे में लिख देंगे कि दी गई समीकरण की तुलना। अब तुलना किससे करनी है, तो व्यापक या मानक द्विघात समीकरण। तो यह जो होता है ना ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसी को व्यापक द्विघात समीकरण कहते हैं या इसे हम मानक द्विघात समीकरण भी कह सकते हैं। तो प्रश्न में दिए हुए द्विघात समीकरण की तुलना हम सबसे पहले किससे करते हैं, व्यापक या मानक द्विघात समीकरण से तुलना करते हैं। तो इसी के बारे में सबसे पहले लिख देंगे। अब यहाँ यह भी लिख सकते हैं कि a इज़ नॉट इक्वल टू 0, मतलब इसका क्या है कि यह जो दिया हुआ है a ना, इसकी जगह पर यह 0 कतई नहीं होगा। मतलब यहाँ a की जगह पर 0 बिल्कुल नहीं होगा।
अन्य कोई संख्या तो हो सकती है लेकिन जीरो कतई नहीं होगा। अब क्या है कि हमें लिख लिया हमने सबसे पहले, अब तुलना करनी है। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रश्न में जो पूछा गया है द्विघात समीकरण के बारे में, वह द्विघात समीकरण और यह जो व्यापक द्विघात समीकरण या मानक द्विघात समीकरण है, इसके बारे में कौन सी चीज़ें हैं जो बिल्कुल एक समान है, मतलब सेम है। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स है, यहाँ भी एक्स है, यहाँ पर इक्वल टू जीरो है, यहाँ भी इक्वल टू जीरो है। अब अंतर क्या है कि यहाँ पर ए बी सी है, जबकि यहाँ पर क्या है 2 - 3 और यहाँ है +5। मतलब यह है कि यह जो a है ना, इसका मान यहाँ पर 2 है, और यह जो b है इसका मान यहाँ क्या है -3 है, और यह जो c है उसका मान यह है 5। तो इसी a b c के बारे में हम डिटेल लिख लेंगे नीचे। हाँ, हो जाएगा। सबसे पहले हो जाएगा, प्रश्न से ही हमें देख कर लिखना है। तो a = तो सबसे पहले क्या है, a यहाँ पर 2 है, तो a का मान यहाँ 2 हो गया, कॉमा, इसके बाद b है, तो b का हो जाएगा b = तो b का प्रश्न में दिया हुआ है -3, तो इसको लिख देंगे -3। उसके बाद बचता है c, तो c का मान कितना है, यहाँ पर 5 है, इसको लिख देंगे c = 5। तो यह हम सबसे पहले निकाल लेंगे, ए बी सी का मान हम सबसे पहले निकाल लेंगे। तो यह हमें प्राप्त हो गया है कि a = 2, b = -3 और c = 5। अब क्या है, इसके मानों को हम इसके बाद क्या करेंगे, विविक्तकर के सूत्र में इन मानों को समायोजित हम कर देंगे। इसके बाद हम निर्णय लेंगे कि विविक्तकर को सॉल्व करने पर जो हमारा आएगा आंसर, उसके आधार पर हम निष्कर्ष निकालेंगे कि मूलों की प्रकृति या मूलों के लक्षण क्या हो सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम विविक्तकर निकाल लेंगे, लिख देंगे, इसलिए विविक्तकर इसका 2 हो जाएगा b² - 4ac। यह विविक्तकर का क्या होता है, यह होता है सूत्र। अब इसमें a b c के मान को रख देंगे। यहाँ है b², तो b का मान यहाँ है -3, तो क्या हो जाएगा, -3 का हो जाएगा होल स्क्वायर, फिर माइनस है माइनस लगा देंगे, फिर 4 है 4 लगा देंगे, फिर a का मान इंटू करके लिख देंगे। तो क्या है, a का मान कितना है 2 है, तो इंटू हो जाएगा 2। उसके बाद इंटू कर देंगे, c का मान लिख देंगे, c = है 5। तो यहाँ पर इस तरह हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 × 5। इसके बाद क्या करेंगे, इसको सावधानी पूर्वक आगे हम सॉल्व कर लेंगे। = अब यहाँ -3 कितना बार है, 2 बार, तो माइनस माइनस जब 2 बार होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 3 2 बार है तो 3 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। उसके बाद माइनस है माइनस लगा देंगे, फिर 4 दूना क्या हो जाएगा 8, 8 पचे क्या हो जाएगा 40, तो माइनस हो जाएगा यहाँ पर 40। अब क्या करेंगे कि 40 में से, मतलब 40 में से 9 को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो क्या आएगा हमारा 31 आएगा। लेकिन यहाँ बड़ी संख्या के आगे माइनस है, तो यहाँ लगा देंगे माइनस, हमारा आएगा 40 में से 9 को घटा देंगे तो आएगा हमारा 31। अब यह जो -31 प्राप्त हुआ है, यह है हमारे विविक्तकर को सॉल्व करने पर आया हुआ, यह है ऋणात्मक में आया है। और इसमें एक बात स्पष्ट करना चाहूँगा कि विविक्तकर का मान जो भी आता है, जैसे मान लीजिए विविक्तकर का मान अगर अंक चेंज करके कोई अन्य प्रश्न पूछा गया है, तो कभी कभी विविक्तकर का मान 0 भी आ सकता है। तो विविक्तकर का मान यदि 0 आए या 0 से कम आए, जैसे यहाँ पर आया है -31, या 0 से ज़्यादा है, तो 0 से ही हम विविक्तकर के किसी भी प्रकार के मान को हम 0 से तुलना करके ही यह निष्कर्ष निकालते हैं कि मूलों की प्रकृति या मूलों के लक्षण के संबंध में हम लिख क्या सकते हैं। विविक्तकर के इस मान की तुलना हम 0 से करेंगे, तो यह 0 से क्या है, बिल्कुल ही कम है। तो 0 से कम कौन सी संख्याएं होती हैं, जैसे 0 से कम क्या होगा, -1, -2, -3,
-43 या -93, तो यहाँ पर -31 जो आया है यह है हमारा 0 से कम। तो इस स्थिति में हम मूलों की प्रकृति या मूलों के लक्षण में क्या लिख सकते हैं कि जो मूल हैं वो हमारे वास्तविक नहीं होंगे, या इसको चेंज करके भी लिख सकते हैं कि मूल जो हैं वो हमारे काल्पनिक होंगे। तो इसको हम डिटेल में आंसर में यहाँ लिख लेंगे। यहाँ हो जाएगा हमारा आंसर, यहाँ आंसर लिख देंगे और क्या लिख देंगे कि डिटेल में, जितना डिटेल हो सकेगा हम लिख देंगे उतना बेहतर होगा। तो क्या लिख देंगे सबसे पहले कि विविक्तर का मान 0 से छोटा है। विविक्तर का मान 0 से, यहाँ ऐसे लिख देंगे छोटा, डिटेल में हम लिख देंगे, आगे लिख देंगे इसलिए, आगे लिख देंगे इसलिए मूल काल्पनिक होंगे, इसलिए मूल काल्पनिक होंगे। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर यह भी लिख सकते हैं कि मूल काल्पनिक होंगे, या लिख सकते हैं कि मूल जो हैं वह वास्तविक नहीं होंगे। इसको चेंज करके भी हम लिख। तो यदि प्रश्न में आगे पूछता है कि मूलों का यदि अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर जब मूल काल्पनिक होंगे तो मूलों का अस्तित्व जो है वह होगा ही नहीं। तो इसे हम लिख देंगे कि मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, नहीं होगा। अब क्या है कि मैं चार्ट के माध्यम से, यहाँ एक चार्ट के माध्यम से क्लियर कर दे रहा हूँ कि विविक्तर के मान के आधार पर हम किस प्रकार से इस निष्कर्ष पर पहुँचेंगे कि मूलों की प्रकृति क्या क्या हो सकती है। इस चार्ट के माध्यम से मैं क्लियर करूँगा कि मूलों की प्रकृति या लक्षण के विषय में हम क्या क्या लिख सकते हैं। तो सबसे पहले विविक्तर के मान की जो भी मान आता है उसकी तुलना हम करते हैं 0 से। उसके बाद इस आधार पर हम निष्कर्ष निकालते हैं कि आखिर हम मूलों की प्रकृति या लक्षण के संबंध में क्या लिख सकते हैं। तो पहला जो स्टेज है, यदि विविक्तर का मान 0 आता है, यदि विविक्तर का मान 0 आता है तो उस समय हम मूलों की प्रकृति या लक्षण के संबंध में लिख सकते हैं कि मूल जो होंगे वह हमारे होंगे वास्तविक होंगे, समान होंगे। अब यहाँ समान की जगह हम बराबर भी लिख सकते हैं या पुनरावृत्त शब्द का भी उपयोग कर सकते हैं। सेकंड जो स्टेज है, यदि विविक्तर का मान 0 से ज़्यादा आता है, 0 से ही हमें तुलना करनी है, तो यदि विविक्तर का मान 0 से ज़्यादा आता है यानी कि पूर्ण वर्ग में आए, जैसे हमारा 9 आए या 25, विविक्तर का मान यदि 9 आए या 25 आए, मतलब कि पूर्ण वर्ग में आए, तो उस समय हम मूलों की प्रकृति या लक्षण के संबंध में लिख सकते हैं कि मूल जो हैं वह हमारे वास्तविक हैं, परिमेय हैं और असमान हैं। अब ये असमान शब्द की जगह हम भिन्न शब्द का भी उपयोग कर सकते हैं। थर्ड स्टेज क्या है, यदि विविक्तर का मान 0 से ज़्यादा आए, 0 से ज़्यादा आता है लेकिन क्या है वह पूर्ण वर्ग में न हो, विविक्तर का मान यदि पूर्ण वर्ग में न हो तो हम मूलों की प्रकृति या लक्षण के विषय में लिख सकते हैं। तब क्या लिख सकते हैं कि मूल जो हैं वह हमारे वास्तविक होंगे, अपरिमेय होंगे और असमान होंगे। अब यहाँ असमान शब्द की जगह हम भिन्न शब्द का भी उपयोग कर सकते हैं। फोर्थ स्टेज में क्या है, कौन सी कंडीशन है
कि यदि विविक्तर का मान शून्य से कम आता है, मतलब ऋणात्मक में हमारा मान प्राप्त होता है, मतलब कि शून्य से कम का मतलब यह है कि -1, -2, -3 या -43 या -93, इस प्रकार से यदि विविक्तर का मान प्राप्त होता है तो उस समय हम मूलों की प्रकृति या लक्षण के संबंध में लिख सकते हैं कि मूल जो होंगे वह हमारे क्या होंगे, वास्तविक नहीं होंगे। और इसकी जगह पर हम यह भी लिख सकते हैं कि मूल जो है वह हमारे क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। तो इन 4 स्टेज, ये जो 4 कंडीशन होते हैं, इनके इन सभी में क्या है, विविक्तर के मान की तुलना हम शून्य से ही करेंगे, उसके बाद हम निष्कर्ष। तो इन 4 कंडीशन के आधार पर हम क्या करेंगे, मूलों की प्रकृति या लक्षण के संबंध में लिख सकेंगे। अब इसके बाद मैंने प्रश्न सॉल्व करवाया है, मैं उसको एक बार पूरा शो कर दे रहा हूँ, आप उसे लिख लीजिएगा। अब मैं प्रश्न को शो कर दे रहा हूँ, इसे आप साफ साफ लिख लीजिएगा। अब मैं क्लास को क्लोज करता हूँ। धन्यवाद।